प्रिय छात्रों, हम लोग पिछले क्लास में बाबर पढ़े थे और इस बात का पता किया था कि किन परिस्थितियों में और कैसे बाबर भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित करने में सफल रहा। उसके बाद दूसरा शासक जो हम लोगों को पढ़ना है आज के क्लास में वह है उसका पुत्र हुमायूं। जहाँ तक हुमायूं का प्रश्न है तो इस शब्द का अर्थ ही होता है भाग्यशाली, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि सारे मुगलों में सबसे ज़्यादा अभाग्यशाली कोई था, यानी दुर्भाग्यपूर्ण जीवन किसी ने व्यतीत किया तो वो हुमायूं ही था। प्रसिद्ध इतिहासकार लेनपुल ने कहा है हुमायूं के बारे में कि यह जीवन भर लुढ़कता रहा और अंत में लुढ़क कर ही इसकी मृत्यु हुई। लेनपुल का ये कहने का अर्थ क्या था कि जीवन भर लुढ़कने का अर्थ ये हुआ कि जितने सैनिक अभियान किए उन सैनिक अभियानों में इसको सफलता नहीं मिली, तो हर सैनिक अभियान में लुढ़का। उसके बाद इतने दुर्दिन आए कि इसको अपने साम्राज्य से हाथ धो करके फारस में निर्वाचित जीवन 15 वर्ष व्यतीत करना, तो ये जीवन में लुढ़का। और अंत में जीवन के अंतिम समयों में जब उसने जीत हासिल भी की तो मात्र 6 ही महीना शासक रहा और अंत में अपने द्वारा बनाए गए पुस्तकालय की सीढ़ियों से वो लुढ़क करके मर गया। तो इस कारण लेनपुल ने कहा कि हुमायूं जीवन भर लुढ़कता रहा और अंत में लुढ़क करके ही उसकी मृत्यु हुई। लेकिन व्यवहारिक जीवन में हुमायूं वास्तव में लुढ़कता रहा, इसमें कोई दो बात नहीं, लेकिन हुमायूं अपने नाम को की इज्जत को जरूर बचा लिया। और वो कैसे कि अकबर जैसे संतान को जन्म दे करके, जिसने मुगल शासन को जो है वो काफ़ी मजबूती प्रदान की और इतना अस्थायित्व प्रदान की कि उसके बाद के शासक बहुत आराम से शासन करते रहे। तो इस मामले में अपने नाम का साथ जो उपमा भाग्यशाली का जुड़ा हुआ है वो मुगल सत्ता अपने योग्य पुत्र को सौंपने के मामले में हुमायूं भाग्यशाली। तो इस तरीके से जो द्वितीय संस्थापक था तो उसके व्यक्तित्व में अभागापन लिखा हुआ था, यानी जीवन भर वो अभागा ही रहा, लेकिन भाग्यशाली इस मामले में था कि उसने अपने सल्तनत को अपने योग्य पुत्र के हवाले करने में सफलता प्राप्त और उसी के कारण फिर आगे चल करके मुगल वंश शक्तिशाली हुआ और भारत में शासन किया। इसने 2 चरणों में शासन किया है। सबसे पहला चरण 1530 से 40 का है, जिसमें वो जीवन भर जो है वो लड़ता रहा। उसका अध्ययन हम लोग थोड़ी देर बाद करने जा रहे हैं। फिर बीच में आप देख रहे हैं कि 15 सालों का गैप। तो ये 15 साल का जो समय है इसमें एक नया वंश शासन करता है भारत में, जिसको हम लोग सूर वंश बोलते हैं। ये भी अफगानी ही थे। इसका सबसे प्रतापी शासक शेरशाह सूरी था। उसने 5 वर्ष शासन किया और उसके पुत्र और पौत्रों ने जो है वो 15 वर्षों तक शासन किया। उसमें से मुख्य पुत्री इस्लाम शाह था जो बहुत लंबे समय तक 9 वर्ष तक शासन किया। लास्ट में सिकंदर शाह सूर बैठता है और फिर उसको हुमायूं पराजित करने में सफल रहा। और दूसरी बार जो द्वितीय चरण में हुमायूं जुलाई महीने में मुगल वंश की पुनर्स्थापना करता है, लेकिन जनवरी 56 में सीढ़ियों से लुढ़क करके उसकी मृत्यु हो गई। तो इसलिए ये 2 चरण में हुमायूं शासन करता हुआ हम लोग को दिखता है। अब इसके व्यक्तित्व पर जहाँ तक बात है व्यक्तिगत जीवन का, तो जन्म 6 मार्च 1508 में काबुल में हुआ। आप जानते हैं कि बाबर इस समय कहाँ था, उसका हेडक्वार्टर काबुल था। काबुल और गजनी का शासक था और इसी समय हुमायूं का जन्म हुआ। अब देखिए कि इसकी माता का नाम माहम अंदा था, ठीक है, और इसके 3 और भाई थे, यानी बाबर के कुल पुत्रों की संख्या 4। सबसे बड़ा पुत्र जो था वो हुमायूं खुद था। उसके बाद का पुत्र का नाम कामरान था। उसके बाद के पुत्र का नाम अस्करी था और सबसे छोटा पुत्र उसका हिंदा था।
लेकिन ये पांचों पुत्र 3 माँ के कोख से पैदा हुए। हुमायूं की माँ तो महामानगा थी, लेकिन कामरान और अस्करी की एक माँ थी जिसका नाम गुलरुख बेगम था, और हिंदाल की माँ अलग थी जिसका नाम अगाची बेगम। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाबर की 3 पत्नियां थी, महामनगा, गुलरुख बेगम और अगाची बेगम। महामनगा से हुमायूं पैदा हुआ, गुलरुख बेगम से कामरान और अस्करी पैदा हुए, और अगाची बेगम से हिंदाल पैदा हुए। और मातृ पक्ष, ये भी एक बात है कि मातृ पक्ष अलग होने के कारण ही आगे चल करके हम लोग देखते हैं कि भाइयों में बहुत ज्यादा प्रेम नहीं पाया जाता और भाई ही उसके दुर्दिन के लिए उत्तरदायी बन जाते। हुमायूं को बाबर बहुत मानता था, इसलिए उसके शिक्षा दीक्षा की उचित व्यवस्था की। उस समय के जो प्रकांड विद्वान थे शिक्षा के क्षेत्र में, मसीह-उद-दीन और मौलाना इलियास, ये उनके शिक्षक थे हुमायूं के। और शिक्षा में गणित की शिक्षा ली, दर्शन की शिक्षा ली, ज्योतिष, खगोल शास्त्र, चित्रकला का, तीरंदाजी और घुड़सवारी की भी शिक्षा ली। बहुत अच्छा तीरंदाज था, बहुत अच्छा घुड़सवार था। इन सारों में सबसे ज्यादा उसका विश्वास जो था वो ज्योतिष पर। इतना ज्यादा ज्योतिष पर विश्वास था कि हर दिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वो अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। उसके कपड़े के रंग हर दिन एक नहीं रहते थे, बल्कि हर दिन अलग अलग रहते थे, और ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक वो रंग निर्धारित होता था। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के प्रभाव भी उसके व्यक्तित्व पर नहीं पड़ा और अपने जीवन भर हमेशा असफल रहा। दायित्व की जहां तक बात है तो 12 वर्ष का जैसे जब था वो, यानी 12 वर्ष का अर्थ क्या हुआ कि 1520 ईस्वी 1520 ईस्वी में ही उसको बदख्शां की सूबेदारी दी गई। उस समय जो बाबर के साम्राज्य थे उसमें सबसे बड़ा एरिया जो था वो बदख्शां का था, जो उसका पैतृक साम्राज्य था, वहाँ की सूबेदारी सौंपी। लेकिन यहाँ के सूबेदारी में रहते हुए भी बाबर ने जितने भी सैनिक अभियान किए, चाहे वो मध्य एशिया का सैनिक अभियान हो, यानी उज़्बेकों के खिलाफ, उज़्बेक के खिलाफ तो पहले ही अभियान हो गया, 1520 में बनेगा तो भारतीय अभियान, नहीं 1519 से जो भारतीय अभियान हुआ, उन सभी अभियानों में हुमायूं ने बाबर का साथ दिया, अपने पिता का साथ दिया। और उसके बाद जब अंत समय आया तो उसको बाबर के द्वारा अपने बड़े पुत्र हुमायूं को ही उत्तराधिकारी बनाया। यहाँ पर पूर्व के क्लास में हमने बताया था कि किस ढंग से बाबर की मृत्यु हुई और किस ढंग से हुमायूं शासक बना। तो इस क्रम में हमने आपको कल की क्लास में बताया था कि बाबर 48 वर्ष की आयु में ही मर गया था और उसके मौत के पीछे 3 कारण बताए जाए। उसमें से जो एक कारण था वो ये कि इसका पुत्र हुमायूं ही बीमार पड़ गया था, और ज्योतिषियों ने बताया कि आप इसके चारों ओर अगर 3 चक्कर लगा लेते हैं तो इसकी बीमारी समाप्त हो जाएगी और आपको हो जाएगी। इतिहासकारों का एक वर्ग कहता है कि ऐसा हुआ, और जैसे जैसे वो चक्कर लगा रहा था वैसे वैसे हुमायूं ठीक हो रहा था और बाबर बीमार पड़ रहा था, और अंत में जो है बाबर बिस्तर पे चला गया, हुमायूं स्वस्थ हो गया, और फिर 27 तारीख को जो है उसकी मृत्यु हो गई। चूंकि उत्तराधिकारी वो बना चुका था, इसलिए स्वाभाविक रूप से हुमायूं उसके बाद शासक बनता। लेकिन पिता की मृत्यु के बाद उसी दिन वो गद्दी पर नहीं बैठा, बल्कि 30 दिसंबर 1530 को बना। तो 27 से 30 दिसंबर के बीच क्या हुआ, तो ये इस बात को इंगित करता है कि इस समय राज अंतराल हो गया था, जो इस बात को सूचित करता है कि हुमायूं के लिए पिता के द्वारा उत्तराधिकारी बनाने के बावजूद भी उसका राज्याभिषेक निष्कंटक नहीं था। एक दूसरा दावेदार उभर करके सामने आया, और वो दावेदार कौन था, तो ख्वाजा मेहंदी। ये ख्वाजा मेहंदी था कौन, तो ये उसका बहनोई था, यानी बाबर की जो बहन थी उसका पति था ख्वाजा मेहंदी, और इसकी महत्वाकांक्षा तो थी शासक बनना, लेकिन अपने दिल में रखे हुए था। महत्वाकांक्षा उभर के तब आई
जब उस समय का वजीर निजामुद्दीन खलीफा वो इसके पक्ष में चला। निजामुद्दीन खलीफा भी एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसका वास्तविक उद्देश्य ये था कि बाबर की मृत्यु के बाद शासक हम बने, लेकिन मुगल परंपरा के अनुसार शासक तो वो बन नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि वंशानुगत नियम लागू था, और वंशानुगत नियम में शासक का पुत्र अगर जीवित है तो पुत्र ही अगला सम्राट बनेगा, अगला बादशाह बनेगा। तो फिर वो ये चाहता था कि ऐसा शासक बने जो हमारे हाथ का कठपुतली। तो ऐसे स्थिति में उसका दृष्टि पड़ी कहाँ? ख्वाजा मेहंदी। अगर इसको हम सम्राट बना देते हैं मुगलों का, तो ये हमारे हाथ में कठपुतली बन के शासन करेगा, और मुगल है भी, किसी को आपत्ति भी नहीं होगी, उसी वंश का है, बहनोई लगता है उसका। और हवा क्या उड़ाई उसने? हवा ये उड़ाई कि मुगल वंश अभी शैशवावस्था में, तो बाबर के जितने भी पुत्र हैं उन पुत्रों में योग्यता नहीं है कि वो इस शैशवावस्था के साम्राज्य को संभाल पाए। इसलिए ऐसे साम्राज्य को संभालने के लिए एक शक्तिशाली शासक की आवश्यकता है, और ख्वाजा मेहंदी उस योग्यता को पूरा करता है। तो ये बात दरबारियों के बीच फैला दी, और फिर एक रात में जो है वो ख्वाजा मेहंदी से मिलने के लिए निजाम खलीफा गया उसके दरबार में, कि इसके साथ सारा जो है वो सेटिंग हम लोग कर ले, और अगले दिन सुबह जो है इसका राज्याभिषेक करा देंगे। वहाँ गया, समझाया कि ठीक है, आपको हम सम्राट बना देते हैं, सारी फौज मेरे कब्जे में है, और आप हमको प्रधानमंत्री जो हम हैं वो प्रधानमंत्री रहने दीजिएगा, और मेरे इशारे पर शासन कीजिएगा। तो ये तैयार हो गया ख्वाजा मेहंदी कि हाँ, चूंकि वजीर ये था, वजारत इसके पास थी, शासक जब मर गया तो निश्चित रूप से सारी सत्ता इसके हाथ में, सारी फोर्स जो हायरार्की थी फौज की, उस हायरार्की में ये सबसे सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ था, क्योंकि सम्राट था नहीं। लेकिन जैसे ही निजामुद्दीन खलीफा उसके कमरे से बाहर निकला तो ये बुदबुदाना शुरू किया ख्वाजा में, क्या कि बना दो ना, बनते के साथ सबसे पहला गर्दन तुम्हारा काटे। और ये बात एक दासी ने सुन लिया, और दासी जो थी वो ख्वाजा में निजामुद्दीन खलीफा के अधीन थी, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स का जो है वो हेड वो था, ख्वाजा मेहंदी तो नहीं था। स्वामी भक्ति उस दासी की किसके प्रति थी? निजामुद्दीन खलीफा, यानी जो वजीर था उसके प्रति। उसने जाकर के वजीर को ये बात बता दिया कि आप उसको जिसको बनाना चाहते हैं उसका प्रोग्राम तो ये है कि जैसे ही वो सम्राट बनेगा सबसे पहले गर्दन आप उठाएंगे। अब ऐसी परिस्थिति में जो है यही निजामुद्दीन खलीफा उसी रात अपना विचार बदल लेता है, और जैसे ही सुबह होता है वैसे ही हुमायूं का राज्याभिषेक करा। तो हुमायूं का राज्याभिषेक इस तरीके से निष्कंटक नहीं। बात समझ में आई? अब देखिए अगला चीज ये है कि जब उसका 30 दिसंबर का तो शासक वो बन गया, तो एक टॉपिक है कि हुमायूं के समक्ष समस्या है। के समक्ष समस्या। तो शासक तो बन गया, लेकिन उसके सामने समस्याएं मुंह बाए खड़ी। सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें कुछ व्यक्तिगत अवगुण थे, और ये व्यक्तिगत अवगुण उसके लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी। दूसरी समस्या ये थी कि राजकोष रिक्त था। रिक्त का मतलब खाली था, पैसा नहीं था। तीसरी समस्या ये थी कि कुछ संबंधी उसके विद्रोही हो गए, और
दूसरी समस्या ये थी कि उसने साम्राज्य का बंटवारा कर दिया। ये 4 समस्याएं थी जो उसके एक शासक के रूप में उसके समक्ष पाई गई, और इसको जानना आपके लिए जरूरी है क्योंकि ये चारों समस्याएं उसके लुढ़कने का या उसके हारने का सबब बना था, कारण बना था। अगर ये समस्याएं नहीं रहती तो हो सकता था कि हुमायूं भी बाबर के तरह या अकबर के तरह एक सफल शासक। उसमें सबसे पहली बात क्या है कि उसमें व्यक्तिगत अवगुण था। व्यक्तिगत अवगुण क्या था कि वो अफीम खाता। अफीम एक ऐसा नशा है जो शरीर को उत्तेजित करता है और शिथिल करता है। जो अफीम का आदी व्यक्ति होगा उसकी ये प्रकृति पाई जाएगी कि कोई भी काम बिना अफीम खाए नहीं कर सकता, और अगर अफीम उसको नहीं मिला तो फिर वो शिथिल पड़ गया, उसका फिर कार्य नहीं करता। और अफीम खाने के बावजूद भी वो बहुत देर तक आराम करता है। तो एक शासक के लिए ये उचित नहीं। अब इसका प्रभाव क्या पड़ा उसके शासन पर कि आप देखिएगा गौर से कि हर युद्ध में उसने या तो जल्दीबाजी से निर्णय किया या फिर देरी से निर्णय। अधिकांशतः उसने अपने समय का अपव्यय किया। हर अभियान के समय 2 महीना 6 महीना तक इंतजार किया, और इस इंतजार में जो उसका विरोधी पक्ष होता था वो अपने समस्या का समाधान कर लेता था और काफी मजबूत हो जाता। तो उसके इस व्यक्तिगत गुणों अवगुण के कारण जो है तो उसके बहुत सारे अभियान जो है विफल हो। दूसरा उसके पास समस्या थी राजकोष का रिक्त होना। आप जानते हैं कि राजाओं के पास धन राजस्व से या कर से एकत्रित होता है। अभी बाबर नया अपनी सत्ता की स्थापना किया, इसलिए बहुत बड़ा राजकोष को जमा नहीं कर पाया। हाँ, इब्राहिम लोदी का विपुल राजकोष उसको प्राप्त हुआ। अगर उसको संभाल कर बाबर रखता तो हो सकता था कि हुमायूं को रिक्त राजकोष नहीं मिलता। लेकिन बाबर के पास समस्या क्या थी कि उसके जो काबुल के साथी थे, काबुल के लोग थे, वो यहाँ के विषम परिस्थितियों में नहीं रहना चाहते थे और अपना मुल्क लौट जाना चाहते थे कि हम यहाँ शासन नहीं करें। इस मनोवृत्ति को बाबर ने किस आधार पर तोड़ा? इस आधार पर तोड़ा कि जिस मात्र देश के हम लोग शासक हैं या जहाँ के लोग हैं, वहाँ का जो मिट्टी है वहाँ इतना धन दौलत नहीं, इतना राजस्व नहीं मिलेगा। अगर तुम वहीं रहना चाहते हो तो फिर धनी नहीं बनोगे। और भारत में इतना धन है कि यहाँ शासन करोगे तो सिर्फ तुम धनी नहीं बनोगे बल्कि काबुल में तुम्हारे जो परिवार रह रहे हैं वो भी धनी बन जाएंगे। तब उसकी फौज जो है वो रुकी थी। तो बाबर को अपने लोगों के बीच अपनी कही हुई इन बातों को पूर्ण करना था। अगर नहीं करता तो उसकी बात झूठी हो जाती, और झूठी होती तो फिर बाबर के साथी जो है उसको छोड़कर चले जाते। इसलिए पानीपत के युद्ध के बाद बाबर को जो धनराशि प्राप्त हुई तो उसमें सभी के सभी अपने लोगों के बीच लुटा दिया। यहाँ तक कि काबुल वासियों को 1-1 दिनार दिया ताकि वहाँ के लोगों को भी एहसास हो कि नहीं, हमारे लोग जो वहाँ हैं वो काफ़ी धनी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम काबुल में हैं, हमको जब इतना धन मिल रहा है बैठे हुए, तो फिर हमारा आदमी जो लड़ रहा है वहाँ तो काफ़ी धनी हो जाए। इसलिए परिवार के तरफ से भी जो दबाव था वो भी कम हुआ, और जो सेना के तरफ से बाबर के ऊपर दबाव था वो भी कम हुआ। इसलिए जो धन इब्राहिम लोदी से बाबर ने लूटे थे या प्राप्त किए थे वो धन वो रख नहीं पाया, और वो जब धन रख नहीं पाया तो फिर उसको ये मौका नहीं मिला कि अधिक राजस्व वसूली करके राजकोष की पूर्ति करे। ऐसी परिस्थिति में
हुमायूं जब शासक बना तो उसके सामने राजकोष रिक्त रहा। अब राजकोष रिक्त रहने का प्रभाव क्या पड़ा? राजकोष अगर भरा पूरा हुआ रहता तो फिर सामंती सेना पर उसको निर्भर नहीं रहना पड़ता, अपने भाइयों के सेना पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, अपनी नवीन सेना वो खुद संगठित करता और हर समस्या का, हर शत्रु का अपना मुकाबला करता। लेकिन वो नहीं करता है और हमेशा अपने भाइयों के, सामंतों के सेना पर निर्भर रहा और इसके वजह से भाइयों ने हमेशा उसको धोखा दिया। इसके वजह से हर युद्ध वो हारता। तो रिक्त राजकोष के ये प्रभाव उसके शासन व्यवस्था पर पड़े। क्लियर? अब तीसरा है कुछ संबंधी विद्रोही थे उसके, जो बाबर को सामना करना पड़ा था, महमूद मिर्जा और अहमद मिर्जा। ठीक है, तो वो अभी भी मौजूद थे वैसे रिश्तेदार, और वो लोग आगरा और दिल्ली से हट करके बिहार में सक्रिय थे। और उनकी योजना क्या थी कि हम बाबर की मृत्यु के बाद हम हुमायूं उसके जो भी उत्तराधिकारी होंगे उनसे सत्ता छीन। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था हुमायूं के लिए कि ऐसा परिवार का सदस्य अगर जीवित रहेगा तो फिर हमेशा हमारा जो गद्दी है वो संकट में रहेगा। तो हालांकि अपने इन परिवारों से वो मुक्त हो गया था। 1533-34 के बीच में उसने बिहार में अभियान करके इनका हमेशा के लिए सफाया कर। लेकिन एक समस्या तो थी, और अंत में जो समस्या थी ये साम्राज्य का बंटवारा। देखिए, बाबर जब मर रहा था तो मरते समय उसने हुमायूं को अपने पास बुलाया, क्योंकि वो पास नहीं था, और उसको कुछ उपदेश दिए। उसमें सबसे प्रथम उपदेश बाबर ने जो दिया था हुमायूं को कि भारत में शासन कैसे करना। तो स्पष्ट रूप से उसने एक दिशा निर्देश दिया था कि भारत में हिंदू बहुसंख्यक हैं, इसलिए तुम उनके रीति रिवाजों का, उनकी संस्कृति का सम्मान करो। जब तक तुम इस पर कायम रहोगे तब तक तुम सत्ता करते रहोगे, और अगर उनकी संस्कृति में, उनके व्यवहार में या उनके पूजा पद्धतियों में हस्तक्षेप करोगे तुम्हारा शासन समाप्त होगा। और दूसरा उसने ये निर्देश दिया था कि अपने भाइयों के साथ पिता के समान व्यवहार, यानी हम तो नहीं रहेंगे लेकिन जो तुम्हारे 3 भाई हैं, कामरान, अस्करी और हिंदाल, इनको पिता की कमी महसूस नहीं हुई। हुमायूं ने अपने बाप के इस अंतिम वाक पर अमल करते हुए उसने अपने साम्राज्य का बंटवारा कर दिया। जो उसके बाद का भाई था कामरान, उसको पंजाब, काबुल, ये सब का बदख्शां, ये सब का इलाका दिया। और कामरान के बाद जो अस्करी था उसको संभल की जागीर दी, और हिंदाल को अलवर की जागीर दी। इस तरीके से जो बाबर का जो साम्राज्य था उसका बहुत कम भाग जो है इसके पास रहा, जो केंद्रीय भाग था वो। अब इसमें क्या हुआ कि इनके भाइयों ने अगर साथ दिया होता तो फिर हुमायूं के दुर्दिन नहीं आते। लेकिन जब जब युद्ध हुआ आप देखिएगा कि इनके भाइयों ने दिल से साथ नहीं दिया, धोखा ही दिया, और इसकी परिणति क्या हुई कि हुमायूं को भारत से निर्वासित किया। तो ये वो 4 काउस थे जो उसके सामने हमेशा समस्या उत्पन्न करती है। अब इस कंटेक्स्ट में हम बारी बारी से उसके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटी उसका बिंदुवार वर्णन करने जा रहे हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहला है कालिंजर पर आकर। देखिए, यहाँ का शासक जो था प्रताप रुद्रदेव, और
गुजरात के शासक बहादुर शाह का भी और इसका उद्देश्य था कालपी पर अधिकार। इस शासक के विरुद्ध पंद्रह सौ 32 में अभियान, परंतु अधूरा छोड़। शासक बनने के बाद हुमायूं के जीवन की यह एज ए किंग शासक के रूप में पहली घटना है। तो देखिए, इसमें इस घटना में हुमायूं को प्रत्यक्ष संबंध नहीं था। संबंध कैसे स्थापित हुआ, इसके पीछे एक पृष्ठभूमि जिम्मेदार है। पश्चिमी भारत में उस समय मुगलों का सबसे बड़ा शत्रु जो था वो गुजरात का शासक बहादुर शाह। आप पूर्व क्लास में पढ़ चुके हैं कि जब पतन हुआ दिल्ली सल्तनत का, तो अफगानों के एक वर्ग ने जो है गुजरात में अपनी सत्ता स्थापित कर दी। गुजरात दिल्ली सल्तनत से अलग हो गया। मुजफ्फर शाह इसका सबसे शक्तिशाली शासक, और इसी मुजफ्फर शाह का बेटा था बहादुर शाह। तो दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण कोई अगर राज काफी शक्तिशाली था तो वो दो ही राज थे। एक राज धन के हिसाब से, संसाधन के हिसाब से, तो एक गुजरात था, दूसरा बंगाल था। तो बंगाल की नीति हमेशा से पृथकता की रही है। धनी रहा है, वो समृद्ध रहा है, संसाधन उसके पास अधिक रहे हैं, लेकिन बंगाल के शासकों ने कभी भी दिल्ली पर अधिकार करने की कोशिश नहीं की। लेकिन बहादुर शाह का जो चेष्टा था वो ये कि हम ही दिल्ली सल्तनत के वास्तविक उत्तराधिकारी, और सबसे बड़ा चुनौती जो था वो बहादुर शाह के तरफ हुमायूं के पास। और बहादुर शाह सिर्फ ये नहीं कि वहाँ विनिर्माण व्यापार के वजह से उसको अधिक कर मिल रहे थे जिससे समृद्ध हो रहा था, बल्कि उसका विदेश में तुर्की के शासक से भी संपर्क, और उस समय तुर्की के शासक के पास जल सेना बहुत अधिक मजबूत थी, तो उसको विदेशी सहायता भी मिलने की उम्मीद। ऐसे में उसकी सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षा थी कि हम दिल्ली पर कब्जा करें। तो हुमायूं का उस समय तत्कालीन जो सबसे बड़ा शत्रु दिखाई पड़ रहा था वो प्रताप रुद्रदेव नहीं था, बल्कि बहादुर शाह। अगर उसी समय हुमायूं पूरी शक्ति के साथ बहादुर शाह को पराजित कर देता तो फिर हुमायूं का सिक्का जम जाता। लेकिन उसने बहादुर शाह से प्रत्यक्ष युद्ध नहीं करके प्रताप रुद्रदेव से युद्ध किया, और माना कि इससे अप्रत्यक्ष प्रभाव बहादुर शाह पर पड़ेगा। ये कैसे? तो प्रताप रुद्रदेव से हुमायूं को कोई शत्रुता नहीं। शत्रुता इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि प्रताप रुद्र गुजरात के शासक बहादुर शाह के अधीन। प्रताप रुद्रदेव अधीनता स्वीकार करता था, और इसने बाज़ाब्ते तौर पे जो है वो कालपी पर अधिकार करना चाहा। अब कालपी एक ऐसा स्थान था कि यदि ये प्रताप रुद्रदेव के पास चला जाता तो इससे बहादुर शाह मजबूत हो जाता और वो दिल्ली पर कभी भी आक्रमण कर सकता।
कालपी उस समय गुजरात और दिल्ली के मध्य में एक बफर स्टेट था, एक मध्यस्थ राज्य था। तो दो शक्तिशाली राज्यों के बीच में यदि एक कमजोर राज्य रहता है तो उसको हम लोग मध्यस्थ राज्य या बफर स्टेट कहते हैं। और ऐसे बफर स्टेट के रहने की परिस्थिति में दोनों राज्यों का अस्तित्व स्वतंत्रता पूर्वक बना रहता है। अगर इस बफर स्टेट को हटा लिया जाए बीच में से, तो दोनों शक्तिशाली राज्य में से कोई ना कोई एक राज्य दूसरे को हड़प लेता है। ये राजतंत्र के उस समय का नियम था। तो प्रताप रुद्रदेव यदि कालपी को हड़प लेता या जीत लेता, तो इसका अर्थ यह होता कि बहादुर शाह से हुमायूं का प्रत्यक्ष संघर्ष होता, और इस संघर्ष में उसको संभावना थी कि हम पराजित हो सकता है। इसलिए उसकी चेष्टा ये थी कि क्यों ना हम प्रताप रुद्रदेव को ही पराजित कर दें, और इससे क्या होगा कि बहादुर शाह स्वयं कमजोर हो जाए। बात समझ में आ रही है? इसके लिए इसने 1532 में अभियान किया। हारने वाला था प्रताप रुद्रदेव। क्या था? देखिए, यहीं पर उसकी अफीम की आदत समझ में आती है कि अफीमची होने से क्या नुकसान होता है। इसी समय उसे सूचना मिली कि एक और अफगान सरदार महमूद लोधी वो बिहार से जौनपुर की तरफ बढ़ रहा है और जौनपुर पर कब्जा कर रहा है। अगर एक दिन, दो दिन, हफ्ता दिन और प्रयास करता प्रताप रुद्रदेव के विरुद्ध, तो फिर ये जो कालपी था ये इसके कब्जे में चला था। किसके? हुमायूं के कब्जे में, और स्थिति चेंज कर जाता। लेकिन इसने इतने मेहनत के बाद जीते गए युद्ध को अधूरा छोड़ दिया और धन लेकर करके वो युद्ध अनिर्णित रहा। तो इसका अर्थ हुआ कि जो उद्देश्य था वो उद्देश्य हुमायूं का पूरा नहीं, और प्रताप रुद्रदेव भी अपने स्थान पर जमा रहा और बहादुर शाह को भी कोई नुकसान नहीं। और ये सब काम किस लिए? कि निर्णय लेने की शक्ति उसके पास नहीं थी। निर्णय लेने की शक्ति क्यों नहीं थी? क्योंकि वो अफीमची। अगर अफीम का आदि नहीं होता तो एग्जैक्ट निर्णय लेता कि ठीक है, वो आकर के वहीं पर न रहेगा, जौनपुरी में न रहेगा, हम इसको सल्टा करके तब उसके पास जाते, तो उस पर प्रभाव ही पड़ता कि देखो एक को हरा करके आ रहा है। और बाद में इसको हराया महमूद लोधी को। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए, यहीं से उसकी कहानी शुरू हो जाती है कि अफीम खाने से कितना नुकसान होता है। अब देखिए, अगला जो अभियान है वो कहलाता है दोहरिया का युद्ध। क्या कहलाता है? दोहरिया का युद्ध। यहाँ पर जैसा कि अभी भी बताया मैंने आपको कि बिहार में जो था वो अफगान लोग, अफगान माने जो लोधी वंश के बचे हुए लोग, सक्रिय और ये संगठित हो गए थे अपने आप को। हालांकि बहुत सारा नेता था अफगानों का, उसमें शेर खां भी एक था, लेकिन शेर खां इस समय निष्क्रिय रहा। इस समय जो संगठित हुए वो महमूद लोधी के मित्र, और महमूद लोधी ने जौनपुर पर अधिकार कर दिया, और इसके विरुद्ध हुमायूं ने 1532 में अभियान किया। यह अभियान इसका सफल रहा, और महमूद लोधी पराजित होने के बाद निष्क्रिय हो,
देखिए यहाँ पर भी एक ध्यान देने योग्य बात है कि जिस वजह से लोदियों का पतन हुआ था, जो कारण मैंने आपको बताया कि उनमें आपसी एकता फिर खत्म हो गई, इसीलिए उनका पतन हो गया। बाबर के आक्रमण के समय भी अगर लोदियों के बीच आपसी एकता रहता ना, तो फिर लोध डायनेस्टी बहुत आगे बढ़ चुकी है। लेकिन लोध डायनेस्टी का पतन ही इसलिए हुआ कि इब्राहिम लोदी के अपने सगे संबंधी, अपने कबीले के लोग उसके विरोधी हो गए और बाबर को आमंत्रित किया। और ये किस लिए, वो बताना चाहते हैं आपको हम, कि जो अफगान लोग हैं वो अपने कबीलाई संकीर्णता से कभी भी नहीं निकल पाते। उनके लिए कबीला ही सबसे महत्वपूर्ण है, और कबीला का जो सरदार होता है उसका चुनाव समानता के आधार पर होता है। और जब तक वो कबीला का सरदार समानता का व्यवहार करता रहता है अपने कबीले के लोगों से, तभी तक वो सरदार रहता है। अगर असमान व्यवहार जिससे करने लगता है, उस दिन उस कबीले के सारे लोग एक होकर के उसको हटा देते हैं, फिर दूसरे को हटा देते हैं। ये उनका अनुवांशिक गुण है या दोष है, जो कह लीजिए। तो जिस समय का इतिहास हम पढ़ रहे हैं रूपम जी, उस समय आप गौर से देखिए तो इब्राहिम लोदी पर पराजित हुआ था एज ए किंग। अफगान पराजित नहीं हुए थे। अफगान पूरा पूर्वी भारत में छा गए थे और इतने ज्यादा शक्तिशाली थे ये कि अंतिम रूप से इनको समाप्त किया गया जहांगीर के समय, और जहांगीर के समय में समाप्त करके इनको मुगल मनसबदार में शामिल किया। अकबर भी के समय में भी जो है वो ये विद्रोही प्रवृत्ति अपनाते रहे, और बिहार में ही अपनाते रहे अकबर के दौर। 9 साल इनके विद्रोह को कुचलने के लिए मान सिंह को बिहार का गवर्नर बना के रखा है, और रोहतासगढ़ फोर्ट में मान सिंह 9 सालों तक अपना समय व्यतीत किया, फिर भी अफगानों के विद्रोह को नहीं दबा पाया। अंतिम रूप से जब जहांगीर इन्हें मुगल मनसबदारी व्यवस्था में शामिल किया, तब इनका विद्रोह शामिल। बात समझ गए? तो अफगान काफी सक्रिय थे, लेकिन इतने शक्तिशाली होने के बावजूद भी ये मुगलों से हार क्यों रहे थे? क्योंकि अफगान बिखरे हुए दाने थे, संगठित नहीं। इनका जो कबीलाई अवगुण या गुण था, वही इनके पतन का कारण बन रहा। तो इस समय महमूद लोदी किसी तरीके से बहुत सारे अफगानों को संगठित करके एक अफगान शक्ति के रूप में उभरा, लेकिन बहुत बड़ा अफगान शेर खान इसके साथ नहीं, बहार खान वहानी नहीं इसके साथ। तो संपूर्ण अफगान इसके साथ नहीं। तो एक अफगानों की शक्ति बना के अपने आप को नेता महमूद लोदी बना लिया और अभियान किया कि अब हम दिल्ली सल्तनत को उखाड़ देंगे, और जौनपुर तक पहुंच गया, जौनपुर पर भी अधिकार है। हुमायूं इस बात को जानता था कि अफगान अगर पुनः सक्रिय हो गए और एक हो गए तो फिर मुगलों का पत्ता भारत से समाप्त हो जाएगा। इसलिए उसने फौरन जौनपुर के तरफ प्रस्थान किया और दोहरिया नामक स्थान पे दोनों की सेना आमने सामने। और जब युद्ध हुआ तो ये एकमात्र ऐसा युद्ध था, एकमात्र ऐसा हुमायूं के जीवन में युद्ध था कि जिसमें उसकी विजय हुई और अफगान पराजित हुए। और फिर महमूद लोदी ने खिन्न होकर के कि अफगान हमको साथ देता नहीं, तो क्या किया, संन्यास ले लिया और फिर सक्रिय राजनीति में। शेर खां इस समय जीवित था और शक्तिशाली था, लेकिन शेर खां ने दोहरिया की युद्ध में भाग नहीं लिया। ये भी अपने आप में सच्चाई। अगर शेर खां महमूद लोदी का साथ दे देता तो शायद तस्वीर कुछ अलग होती, लेकिन शेर शाह की नीति क्या थी कि अफगानों का नेतृत्व हम करें। अगर महमूद लोदी के नेतृत्व में हम लड़ेंगे तो शासक कौन बन जाएगा? महमूद लोदी। शासक बनना किसको है? तो शेर खां।
तो ये जो महत्वाकांक्षा थी, इस वजह से महमूद लोदी किया। और बताते चलिए कि वो लोग आज भी, जो अभी का समय है, बिहार में सक्रिय हैं। तो उन क्षेत्रों में जाकर के उनके वंशजों से आप वार्तालाप कीजिए, मिलिए, संबंध बनाइए, तो आपको एहसास हो जाएगा कि जो लोध वंश के लोग बहुत सारे जगहों में, कोटी में, कुंदा में, आपको इमामगंज में, डुमरिया में, ये सब वही लोग हैं, दूसरे लोग नहीं हैं। तो आज भी इनके गाँव में आप जाइए, देखिए, तो इस जाति के बीच में हैं सब मुसलमान, लेकिन जो ये पठान जाति है, इसके बीच में अभी भी वर्चस्व का यह भावना पाया जाता है। हम उसको नेता नहीं मानेंगे, हम खुद बहुत बड़ा नेता हैं। तो मुसलमानों में आमतौर पे भी आप देखिएगा, जितने पॉलिटिकल पार्टी से, ये हम नॉन एजुकेशन बात कर रहे हैं, लेकिन समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स भी देना जरूरी है। तो आप अधिक राजनीतिक दलों में देखिएगा कि मुसलमानों में अगर कोई सक्रिय है तो फलाना खान, फलाना खान, फलाना, देखते ना ना, क्यों? क्योंकि शासक वर्ग था ये पहले। तो अब शासक वर्ग कैसे बनेगा? डेमोक्रेसी आ गई, तो शासक वर्ग बनने के लिए आपको पॉलिटिक्स करना पड़ेगा, नेतागिरी करनी पड़ेगी, तभी ना। तो एक ही गांव है और दूसरे मुसलमान के जो कबीले हैं, जो लोग हैं, जो जातियां हैं, उनमें ज़्यादा सक्रियता आपको दिखाई नहीं पड़ेगी, अपना खाता कमाते हैं, रहते हैं। लेकिन पठान चूंकि शासक वर्ग, लोकतंत्र में वो अपने इस गुण को खोना नहीं चाहता है। अब नतीजा है कि एक ही गांव में आपको 10-10 नेता मिलेगा, फलाना खान, फलाना खान, फलाना। और कोई उस पार्टी में तो निश्चित रूप से दूसरा पार्टी ज्वाइन करेगा और हमारा वर्चस्व जो है वो बना रहेगा। तो ये विभेद आज के समय में भी आपको लोधी वंश के जो वंशज हैं, जो बचे हुए लोग हैं, उनमें आपको स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा। अब इस तरीके से दोहरिया का युद्ध समाप्त होता है और अगला जो संघर्ष होता है वो अफगानों से भी होता है, लेकिन लोग चतुर भी होते हैं, और वो है चुनार का घेरा। क्या? चुनार का। चुनार जानते हैं कहाँ है? बोलिए तो बता भाई। मध्य प्रदेश में। आप सोनू जी कहाँ बोलिएगा चुनार है? यूपी में। आप कहाँ बोलिएगा पुनीता जी? कोई आंसर नहीं आपका, आप तो वो पूछते हैं चुनार कहाँ है। देखिए, बनारस गए होंगे तो बनारस रेलवे स्टेशन पर आपकी ट्रेन अगर खड़ी हो गई होगी और उस ट्रेन का इंजन अगर गया की तरफ होगा तो दाहिने साइड में उस की तरफ आप देखिएगा तो पहाड़, वही चुनार का पहाड़। और बनारस से पहले चुनार स्टेशन में, रेलवे स्टेशन में जहाँ ट्रेन रुकती है, तो उसको बिहार बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। हाँ, तो बगल ही में है। तो यहाँ पर हम बता दें, वो जो पहाड़ी है ना, वो आपको रोहतासगढ़ तक चलाया है। आप रोहतासगढ़ पहाड़ी पे चढ़ करके अगर सोचिए कि हम बनारस पहुँच जाएं, तो पहाड़े पहाड़ आप ऊपर बनारस रोड बना हुआ है अभी भी। उसमें हिंदुओं के बहुत सारे प्राचीन मंदिर हैं और उस मंदिर की अलग अलग धारणा और विशेषता है, जिसमें उस पहाड़ी पर जो चेर जनजाति रहा करती थी, उन सब के आराधना स्थल हैं। तो आज भी लोग जो है वो एक पहाड़ी से दूसरा पहाड़ी चढ़ करके जो है वो रहते हैं और उपासना करते हैं उन मूर्तियों का, उन मंदिरों का। और वहाँ एक आप लोग ले चलेंगे, अगर ऐसा अवसर आया तो इस चीज़ को दिखाएंगे कि पहाड़ी पे गांव बसा हुआ है, बहुत बड़ा बड़ा गांव, और हर गांव में पेइंग गेस्ट की फैसिलिटी है। पेइंग गेस्ट आमतौर पे जो है महानगरों की विशेषता पाई जाती है, लेकिन वहाँ क्या है पेइंग गेस्ट का रूप कि आप लोग पहाड़ पर तो बर्तन और खाना बनाने का सामान तो लेकर नहीं आएंगे, तो वहाँ बर्तन मिलता है, खाना बनाने का सामान मिलता है, कच्चा सामान मिलता है। तो जो लोग आते हैं
वो वहाँ पर हफ्ता दिन, 5 दिन, 2 दिन, 3 दिन रहते हैं, तब पूजा पाठ करते हैं। इतना दिन उनको रहना पड़ेगा। तीर्थ यात्रा सुने हैं ना, तो आम हिंदू जो है वो उसके लिए भारत के जो महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है उन सबों की यात्रा करता है। एक छोटे पॉकेट के रूप में रोहतासगढ़ से लेकर चुनार तक ये एक मिनी तीर्थ यात्रा है, जिसमें उस पर्वत पे लोग आकर के विभिन्न मंदिरों में, वो पूरा रिचुअल सबको नहीं पता है क्या उसका बैकग्राउंड है, लेकिन हमने जो देखा वो कि वहाँ पर 2 दिन, 3 दिन, हफ्ता दिन रुकते हैं, आराधना पूजा करते हैं। और इस बीच में जो गांव के बहुत सारे लोग हैं वो उन लोगों को बर्तन उपलब्ध कराते हैं, रॉ मटेरियल्स खाने का देते हैं, ठीक है, सोने के लिए सामान सब देते हैं, और इसके लिए वो पैसा देते हैं। इसका मतलब पेइंग गेस्ट की तरह हो गया। तो उसको गेटवे ऑफ बिहार क्यों कहा जाता था कि वहां से पहाड़ी यहाँ तक। अब कोई भी फौज अगर दिल्ली से बंगाल उसको जाना हो तो इसमें जगह जगह ब्रेकिंग है, टूटा हुआ है, तो उसी छोर से न जाएगा अपनी फौज लेकर के। तो जिसका इस पहाड़ी पर कब्जा होगा वो उसको जाने देगा या नहीं जाने देगा। तो इस कारण से जो है वो चुनार के पर्वत को गेटवे ऑफ बिहार बंगाल कहा जाता है। ये प्रश्न भी आता है। अब ये जो चुनार का पर्वत था ये किसके कब्जे में था? तो इस पर कब्जा था शेर खान ना, शेर खान, ठीक है। इसके विरुद्ध, इस कब्जे के विरुद्ध हुमायूं का अभियान हुआ। कब? तो ये भी 1532 के लास्ट। लेकिन दोनों के मध्य समझौता हो। दोनों के मध्य क्या हुआ? यहां पर से लिखेंगे कम, क्योंकि जगह बोर्ड पर बहुत कम बचा है, तो जो बातें नहीं लिख पाए उसको समझा देते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ चुनार हिल्स मैंने आपको बताया। अब देखिए, शेर खान इस समय कोई शासक नहीं था। शेर खान इसके बाद शेर शाह के नाम से जाना जाएगा, और कल के क्लास में हम लोग उसी का अध्ययन करेंगे। बड़ा विस्तार रूप से पढ़ना पड़ेगा उसको। उसका उदय बड़ा विचित्र है। शेर शाह का जो उदय हम देखते हैं तो उसकी सौतेली माँ ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन, और उसके वजह से उसका बाप जो है वो नहीं लगाता। और उसका बाप कौन था? उसका बाप हसन खान था, और एक जागीरदार था। सासाराम, खवासपुर और टांडा, ये 3 जगह का जागीरदारी उसको मिली हुई थी जौनपुर के शासक से। तो शेर खां बड़ा पुत्र था, और इसकी मां हमेशा परित्यक्त पत्नी रही, अफगानी थी इसकी मां। और जो हसन खां था वो अपनी चौथी पत्नी जो हिंदुस्तानी थी उस पर ज्यादा मोही, तो उसके पुत्र को प्रश्रय देना चाहता था, लेकिन योग्यता थी शेर खान। इसलिए जो जौनपुर का शासक था उसके कहने पर हसन खान ने शेर शाह को जो है, ये शेर खान को अपने जागीर की देखभाल करने का जिम्मा सौंप दिया। तो 1497 से लेकर 1518 तक शेर खान ही वास्तविक जागीरदार रहा सासाराम, और इसी समय उसने भूराजस्व व्यवस्था की डाली। शासक बनने के बाद नहीं, प्रैक्टिकली इसी समय जो भूराजस्व व्यवस्था आप लोग पढ़ेंगे शेर शाह का, जिसके लिए उसको जाना जाता है। और आज भी जो हम लोग के यहाँ जो खाता बही या
जमीन के आंकड़े हैं वो वही आंकड़े चले आ रहे हैं। तो इसी समय उसने डाली थी। फिर 18 में उसके पिता से झगड़ा हो गया। फिर बहुत दिनों तक रोहतासगढ़ के किले में पहाड़ पर जाके इसमें अकेला रहा। फिर बाबर के फौज में गया वो, फिर बाबर ने भी उसको भगाया। फिर आकर के बहार खान रोहानी के यहाँ नौकरी की। कैसे कैसे करके अपना जीवन जो है वो चलाता था। उसकी भी महत्वाकांक्षा थी। उसी महत्वाकांक्षा के कारण जो है वो चुनार के किले पर कब्जा कर। अच्छा, ये भी आप जान लीजिए कि शेर खान ने जितनी शादियां की वो सब विधवाओं से की। कोई कुंवारी लड़की से शादी नहीं की। और विधवाओं से शादी करने का उद्देश्य क्या था? तो उसी विधवा से शादी किया जिसके पास सोना चांदी ज्यादा था, यानी दौलतमंद थी। और इस दौलत का प्रयोग उसने अपने विकास में किया। तो चुनार का किला भी उसको इसी ढंग से एक विवाह से प्राप्त हुआ और धन दौलत से प्राप्त हुआ। बात समझ में आई? और वो छुप करके अपनी शक्ति को संचित रखना चाहता। हुमायूं हकीमची था, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन इतना बुद्धू भी नहीं। वो जान रहा था कि महमूद लोदी के बाद अगला खतरा कोई होगा तो शेर खान। इसीलिए उसने उसी वर्ष, अंतिम वर्षों में चुनार का घेरा डाला। अब अभी शेर खान इतना शक्तिशाली नहीं था कि द ग्रेट मुगल का सेकंड किंग से जो है मुकाबला कर सके। आपने सुना ना कि हाथी कितना भी दुबला जाएगा भैंसवा हो जाएगा, हुमायूं कितना भी कमजोर हो जाएगा। तो बाबर का बेटा था ना, बाबर जिसने 3 साल 8 वर्ष के 8 महीने के अंदर ही पूरे हिंदुस्तान के मैदान को रौंद डाला था, उसके सामने कोई नहीं। तो कुछ तो बात थी उसके अंदर। तो उसका बेटा था तो इतना कमजोर कैसे हो जाएगा? और शेर खान की पृष्ठभूमि आपको अभी मैंने बताया, एक जागीरदार के बेटे की क्या औकात कि सम्राट से लड़ ले। हाथी कौन हुआ? सम्राट। तो हाथी कितना भी दुबला जाएगा तो भैंस तो नहीं हो सकता, तो कितना भी निशक्त हो जाएगा तो शेरशाह के पैरेलल तो नहीं आ सकता था। तो इसलिए शेर खान जान रहा है कि अभी हम शैशवावस्था में हैं और हुमायूं का मुकाबला नहीं कर सकते। तो 6 महीने तक घेरे डाला रहा चुनार हुमायूं। शेर खान ने बुद्धिमानी समझी कि इसे लड़ना जो है उचित नहीं है, इसलिए कि हार जाएगा। 6 महीने तक था कि भाग जाएगा तो बच जाएंगे, लेकिन अब तो खाना पाने के खत्म हो रहा है। तो समझौता कर लिया। और समझौता करने के बाद क्या कि अपना बेटा कुतुब खान को बोला कि आपके साथ हम दे देते हैं, हम ताकतवर बेटा है। अब 500 घुड़सवार इसके पास रहेगा, बदले में चुनार का रहने दिए। अब देखिए, लालच दे करके उसने समझौता कर लिया। उसको फायदा क्या हुआ ये सुन लीजिए। पहला फायदा कि चुनार का किला उसके पास रह गया, इसमें धन संचय कर सकता था, शक्ति संचय कर सकता था, माने उसको अस्थायित्व प्राप्त हुआ। दूसरा कि अपने पुत्र को मुगल सेना में भेज करके मुगलों की मदद नहीं की, बल्कि मुगलों के राज को जाना कि आखिर मुगल लड़ते कैसे, ये पता कर लिया। तो जो लड़ने वाला आदमी होता है दुश्मन के युद्ध नीति को जरूर जानेगा कि आखिर उसके जीत का कारण क्या है। अभी बाद में धोखा दे देंगे और दिया ही, यही कुतुब खान में वापस चला आया, काम हो गया। तो इस ढंग से कहना यह कि अगर यहां पर भी चुनार के घेरे पर भी जो हुमायूं ने निर्णय लिया वो गलत, उसको इसी समय शेर खान को पराजित करके मार देना चाहिए। अगर शेर खान को पराजित करके हुमायूं मार देता तो फिर मुगल साम्राज्य का पतन नहीं होता मुन्ना भाई। इसलिए नहीं होता क्योंकि अंत में यही शेर खान चौसा और बिलग्राम के युद्ध में पराजित करके इसको 15 साल के लिए निर्वासित कर दिया और खुद हिंदुस्तान का सम्राट है। बहादुर शाह जो सबसे बड़ा दुश्मन था उससे तो निपट चुका था या उसको पराजित कर चुका था, लेकिन जिसके वजह से उसको निर्वासित होना पड़ा शेर खान के वजह से, तो शेर खान को कुचलने का तो ये तो बहुत अच्छा हो सकता ना। इसलिए अपने दुश्मन को जब निशक्त अवस्था में है उसी समय समाप्त कर देना, ये राजत्व का सबसे बड़ा सिद्धांत है।
उसको प्रश्रय देना जो है वो सही नहीं है। तो ये चीज सही हो गलत हो ये एक अलग बात है, लेकिन राजनीति में या राजत्व में, किंगशिप के थ्योरी में शत्रुओं के निशक्त बनाना, ये समाप्त कर देना, ये आपने दिल्ली सल्तनत में देखा। जलालुद्दीन खिलजी, अगर जलालुद्दीन खिलजी जो है वो बलबन के सारे लोगों को पहले ही समाप्त कर देता तो उसको मलिक छज्जू के विद्रोह का सामना करना पड़ता, या अपना जो भतीजा था अली गुरसस्त, बाद में अलाउद्दीन खिलजी बना, अगर उसको अली गुरसस्त के रूप में ही गला दबा देता तो अली गुरसस्त इसका गला काटता। तो इतिहास में जो गृह युद्ध हुए हैं, तो गृह युद्ध को हमेशा नकारात्मक रूप में देखने की जरूरत नहीं। अगर वो उसको नहीं मारता तो वो मार देता। औरंगजेब पर इल्जाम लगता है कि उसने अपने भाइयों की हत्या करके गद्दी प्राप्त की, पिता को कैद में रख करके गद्दी प्राप्त किया। अगर औरंगजेब ये काम नहीं करता, हम एकदम पिता वर्ता हैं, भ्राता वर्ता हैं, तो यही भ्राता यही पिता जो है औरंगजेब को मार देता। तो राजतंत्र में हत्याएं गद्दी प्राप्ति के लिए गलत नीति नहीं मानी जाती। किसी राजा की पहचान उसके राजा बनने की उसके बाद किए गए कार्यों से किया जाता। गद्दी उसने कैसे प्राप्त की इससे उसका मूल्यांकन नहीं होता। हर राजा जो है एक गृह युद्ध के बाद ही गद्दी प्राप्त करता है। कुछ राजा जो है उसको 100वें गद्दी मिल जाती है, लेकिन बहुत सारे राजा जो है गृह युद्ध के बाद ही गद्दी प्राप्त करते हैं। जो हर्यक वंश था वो तो था ही पितृहत्या वंश, और बाप को क्यों पुत्र मार रहा था? तो आप आ जाइए बिंदुसार। बिंदुसार को अजातशत्रु ने इसलिए मारा था कि वह हिंसक बन गया था। जैन धर्म का अनुयायी होने के कारण जो है डर हो गया था अजातशत्रु को कि अगर इसकी नीति पर चलेगा तो फिर राजतंत्र सुरक्षित नहीं रहेगा, इसलिए बाप को मारा। उदयन ने भी इसी नीति के तहत अजातशत्रु को मारा। तो कम से कम इतना तो हुआ कि राजतंत्र मजबूत हुआ इन हत्याओं के बाद। तो राजतंत्र में जो गृह युद्ध होता है, तो उस गृह युद्ध को देश और काल के हिसाब से उसका मूल्यांकन करना चाहिए, व्यक्ति के व्यक्तित्व के हिसाब से मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। देखिए यहाँ देश काल के हिसाब से सही फैसला नहीं ले रहा है हमारा। जिसको पुचकार रहा है कि ना बाबू ले लो चुनार का किला, दे दिया, लाओ तुम्हारे बेटे को अपने बेटे की तरह रखते हैं, कुतुब खां को अपने फौज में शामिल कर लिया। क्या हुआ? यही एक छोटी सी गलती जो है वो शेर खां शेरशाह के रूप में सामने आई। और चौसा और बिलग्राम के युद्ध में क्या यही शेर खां ने रहम किया हुमायूं पे कि तुमने चुनार में रहम किया था हम पर? तो फिर इसमें गलती किसका मानिएगा? मुन्ना भाई, हुमायूं का भूल किया उसने। क्लियर हो गया ये? अब देखिए कि हुमायूं के अवकाश के दिन देखिए साहब, (1533) से लेकर कर 1535 तक इस समय का दुरुपयोग और बहुत बड़ा दुरुपयोग। इस समय में हुमायूं को चाहिए था क्या कि वो बहादुर शाह
का दमन कर, परंतु इसके स्थान पर वो दीने पनाह नगर की स्थापना है। और इसका परिणाम क्या निकला कि उसके दोनों शत्रु यानी बहादुर शाह प्लस शेर खां, ये दोनों शक्तिशाली हुए। जब उसने चुनार में गलती की तो इस गलती की भरपाई हो सकती है। किस रूप में कि फौरन उसको बहादुर शाह पर अभियान कर देना चाहिए। अगर बहादुर शाह पर अभियान करता तो क्या उसके परिणाम होते कि अभी बहादुर शाह उतना शक्तिशाली नहीं बना था जितना 2 वर्ष के बाद बन गया। तो बहादुर शाह पराजित भी हो जाता, और अगर बहादुर शाह पराजित होता तो 35 के बाद शेर खां बंगाल अभियान से बहुत सारे धन की प्राप्ति किया था उसने। और उसी समय हुमायूं बहादुर शाह से लड़ने के लिए चला। तो अगर उस समय वो शेर खां से लड़ता तो शेर खां को बंगाल का धन नहीं मिलता और कमजोर हो जाता। तो दोनों शत्रु उसके जो है वो कमजोर हो जाते। लेकिन ये 33 से लेके जो 35 तक का पीरियड है उसमें दिल्ली में वो आराम फरमाता रहा, अफीम खाता। कौन? और इसमें जो बचा खुचा हुआ धन था उसके पास, धन की तो कमी ऐसे भी थी, जो बचा खुचा हुआ धन था उसका क्या काम किया कि दिल्ली में दीने पनाह नगर बनाने लगा। काहे के लिए बनाया गया कि नगर बनाएंगे ना तो बहादुर शाह हड़केगा और मेरा भाई लोग पर प्रभाव पड़ेगा कि बहुत ताकतवर है। तो बिल्डिंग और नगर बनाने से तो कोई ताकतवर होता है, ये गलत धारणा थी। इससे और नुकसान हुआ, जो रहा सहा पैसा था वो भी खत्म हो गया। और दूसरा कि इस अवकाश के समय में उसके दोनों शत्रु काफी शक्तिशाली हुए। तो ये 2 वर्षों का जो उसका अवकाश है हुमायूं का, हालांकि इस पीरियड में उसने बिहार में अभियान करके महमूद मिर्जा और अहमद मिर्जा को पराजित किया और मारा, तो एक व्यक्तिगत उपलब्धि थी। वो कोई शासक नहीं था, वो घर का आदमी था, गए मार के चले आए, उसके लिए कोई बहुत बड़ा युद्ध नहीं हुआ। तो आप एक प्रकार से पूरा का पूरा 2 साल अवकाश मिल गए। अगर इसी अवकाश का प्रयोग आप बहादुर शाह के खिलाफ सिर्फ कर लेते तो 35 में जो अवकाश मिला शेर खां को नहीं मिलता। 35 में आप फौरन शेर खां पर आक्रमण करते तो अभी सिर्फ चुनार का ही किला उसके पास था, बंगाल का धन उसके पास नहीं आया था। शेर शाह या शेर खां शेर शाह बनने के योग तब हुआ जब बंगाल के नुसरत शाह का धन उसको हाथ लगा, बहुत विपुल धन। और इसी समय एक और शादी की थी उसने इसी किले की लाडली बेगम से, कल पढ़ाएंगे। लाडली बेगम से उसको इतना अथाह धन मिला कि वो सुखी संपन्न बन गया और वही रोहतासगढ़ के किले में जाकर के छुपा दिया, रख दिया। तो आज भी रोहतासगढ़ के किले में लोग कहते हैं कि शेर खां का धन छुपा हुआ है और लोग उसकी खुदाई के लिए 7-7 दिन रहते हैं। ऐसे लोग भी आपको वहाँ मिले। हम लोग घूमने गए तो, और जो मान सिंह का बना हुआ किला है उसमें आपकी देखभाल करने वाला कोई है नहीं, अबेंडन किला है। बिहार सरकार या आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट या उस ढंग से वहाँ ऑफिस अपनी नहीं खोली हुई है कि कोई पुलिस हो या स्टाफ हो। तो हम गए देखने के लिए तो बहुत सा दीवार को खुदा हुआ है, उसमें मोटी मोटी ये मतलब दीवारें, उसमें ढंग ढंग कर करके वो यहाँ पर खाली है, यहाँ पर कुछ ऐसा सब पूरा किला बर्बाद कर देना है। नहाने का जगह है तो वहाँ पर जो है खोद करके देख रहा है, जमीन खोद कर देख रहा है। तो कुछ लोग हम लोग को मिले
ऐसे जिन्होंने बताया कि हम लोग इसी खोज में यहाँ बराबर आते हैं, आज तक मिला नहीं। तो एक किंवदंती वहां पर चली कि शेर खां को जितना दौलत मिला था वो सब वहीं रोहतासगढ़ के इलाका में छुपा करके वो रखा और निकाला नहीं था। मुगलों को भी वो नहीं मिला था। ठीक है, तो आप लोग अपना नियत मत खराब कर लीजिए कि चलिए सर आप लोग खोजते हैं। मेहनत से कमाया हुआ धन ही अच्छा होता है, वो सभी धन पे जो है वो नजर डालना ठीक नहीं है। तो ये आपको मैंने समझाया कि अवकाश का समय। अब अगला टॉपिक आइए कि बहादुर शाह से संघर्ष। बहादुर शाह से संघर्ष। देखिए बोर्ड पर जगह बहुत कम है, इसलिए अब कब लिखेंगे। सिंपल सी बात यह है कि 1536 ईस्वी में हुमायूं ने बहादुर शाह को पराजित कर। ये एक बहुत लंबा शीर्षक है, इतना लंबा शीर्षक है कि पूरा एक बोर्ड इसमें मेरी जो आदत है पढ़ाने की उसमें भर जाएगी आपको। मामला तो बहादुर शाह का पहले ही बता चुके हैं कितना शक्तिशाली शासक था। अब बजाते तौर पे हुमायूं ने ये मान लिया कि ये समय अब देर करने का नहीं, उस पर आक्रमण कर देना चाहिए, क्योंकि ये मेवाड़ वगैरह मालवा वगैरह सबको जीत चुका था बहादुर शाह, अपने अधीन पर कर चुका था। यानी सिर्फ गुजरात तक की सीमित नहीं, राजस्थान और मालवा का भी इलाका इसके लिए। तो ऐसे में इसको अगर छोड़ देता तो दिल्ली से बड़ा साम्राज्य उसके पास हो जाता। इसलिए 1536 ईस्वी में प्रक्रिया 35 से शुरू हो गई थी। इसने अभियान किया, बहुत जगह पे दौड़ा दौड़ी हुआ, कभी आक्रमण करे तो बहादुर शाह दूसरे किले में भाग जाए, तीसरे किले में भाग जाए, लेकिन हुमायूं हर जगह पीछा करता हुआ अंततः उसको पराजित कर। पराजित किया तो पूर्ण समापन नहीं हुआ, बहादुर शाह बचा रहा और इसने तुर्की से फिर संधि करके और संयुक्त सेना बनाई, जिसमें पुर्तगीज भी शामिल है कि हम लोग मिल कर करके जो है वो हुमायूं को पराजित करें। लेकिन इसी बीच पुर्तगीज से जो समझौता कर रहा था ये सागर के तट पर, तो पैर फिसल गया और नदी में गिर करके, समुद्र में गिर के मर गया। तो ये भी प्रश्न आता है कि कौन सा ऐसा गुजरात का शासक था जिसकी मृत्यु जो है वो पैर फिसलने से समुद्र में गिरने के कारण। तो यही, तो इस तरीके से बहादुर शाह का तो समापन हो गया, पराजय के कारण नहीं बल्कि प्राकृतिक कारण से। लेकिन इस समय एक बहुत बड़ी गलती हुमायूं कर चुका है, और वो क्या कि शेर खां को छोड़ दिया। शेर खां ने क्या किया कि 35 में सूरजगढ़ा के युद्ध में, सूरजगढ़ा जानते हैं कहाँ है? तो कुछ तो जानते ही नहीं, आप ही का इलाका है सूरजगढ़, आप ही के जाति के लोग का बाहुबल है। आप इधर से जाइएगा, मैं आपको बताते हैं, क्यूल गए हैं, तो क्यूल से जो रास्ता जाती है भागलपुर, एकदम ठीक क्यूल और भागलपुर के बीच में सूरजगढ़ा है। ब्लॉक अब है, बहुत बड़ा बाजार है, वही सूरजगढ़ा के बारे में बात कर रहा हूँ। तो वहीं पर बंगाल के शासक भी काफी शक्तिशाली था। नुसरत शाह और शेर खां के बीच युद्ध होता है, बहुत घमासान। बाजारी में बोर्ड लगा हुआ है इस युद्ध के बारे में, और पूरा विवरण लिखा हुआ। कभी सूरजगढ़ा जाइएगा तो बीच बाजार में उस बोर्ड को देखिएगा, हमने देखा। बहुत घमासान, चूंकि वो भी काफी वो भी अफगानी था, तो मामूली जाति थोड़ी था। वो जिस जाति का शेर खां था उसी जाति का नुसरत शाह भी था। जो जाति की फौजें इसके पास थी वही जाति की फौजें उसके पास थी।
इसलिए लड़ाई जम करके हुई और इस लड़ाई में जो है वो पराजित हो गया नुसरत शाह। शेर शाह के जीत का ये उदय का एक कारण ये भी है कि पहला कि ये बहुत भाग्यशाली रहा, दुर्दिन के बावजूद भी आर्मिक दूर रहा, और दूसरा कि बहुत चतुर था। चतुर का इन द सेंस आप आज के बाद हम उसको फ्रॉड कह सकते हैं। जैसे चुनाव में फ्रॉड दिया, दो औरतों को फ्रॉड देकर के माल ले लिया शादी कर। जानते हैं जो रोहतासगढ़ का किला था वो इसका नहीं था, शेर खान का। वो रोहतासगढ़ का किला का उस समय जो मालिक था वो एक हिंदू शासक था जिसका नाम हम भूल रहे हैं, कल बता देंगे। तो उससे मित्रता थी इसकी, किसकी? तो जब बंगाल से लौटा तो वहां चतुराई क्या किया बताएं आपको? बोला देखो दोस्त, मेरे पीछे हुमायूं पड़ा हुआ है, मेरी औरतों को और मेरे रिश्तेदारों को खाली रख लो और धन दौलत कुछ है, उससे निपट करके हम आएंगे तो लोग को ले जाएंगे। तो पालकी में बैठा करके जो है मुन्ना भाई खाली सेना को भेज दिया ऊपर, जरूर ले चलेंगे आपको रोहतास, क्योंकि रोहतासगढ़ में दिखा करके कि हम आ रहे हैं आपको हराने, वो 10 आदमी ऊपर में रहेगा ना तो 10,000 आदमी को मार देगा, ऐसा है। तो वहां दिखा करके आप उस किले पर कब्जा नहीं कर सकते, एकदम खड़ा है। और जाने का रास्ता है बिल्कुल ऐसे ऐसे एकदम संकरा, एक पत्थर भी ऊपर से गिराएगा तो सब फौज लुढ़क जाएगी, ऐसा रास्ता। तो चालाकी किया कि पालकी में फौज को बैठा करके भेज दिया। इतनी गहरी दोस्ती थी कि सोच ही नहीं पाया कि ये मेरे साथ ऐसा करेगा। और जब फौज ऊपर उतरी तो तलवार निकाल करके उसके सारे सैनिकों को मार दिया, और उसके बाद जो है वो अपना खजाना वहां ले जाकर करके उसको कब्जा कर लिया। तो रोहतासगढ़ का किला जो है वो एक्चुअली में शेर शाह के नाम से वो जुड़ा हुआ है, एक अलग बात है, लेकिन बहुत प्राचीन स्थान है। और रोहिताश राजा हरिश्चंद्र के बेटा थे, तो वही शासन करते थे वहाँ, और उन्हीं के नाम पर जो है रोहिताश के नाम पर ही जगह को रोहतास कहा जाता है। और फिर हमेशा फिर चेर जनजातियों का वहाँ कब्जा रहा, चेर सरदारों का, फिर हिंदू सरदारों का ये रहा। ये एक प्रकार से गवर्न करता था शेर रोहतास के लिए, समझ गए ये? तो वहाँ इसने जो है वो सारा धन जमा कर दिया और पूरी तरीके से फ्री हो गया। इस बीच में तो बहादुर शाह को पराजित करना हुमायूं की बहुत बड़ी सफलता नहीं थी, क्योंकि इस सफलता में एक बहुत बड़ी असफलता पीछे से आ रही थी शेर खान। यहीं पर हमने आपको समझाया कि अगर वो दीने पनाह नगर की स्थापना नहीं करके इस समय बहादुर शाह को पराजित कर देता और 35 में शेर खान से मुकाबला कर लेता, तो 35 में शेर खान इतना मजबूत नहीं था, वो उसे भी पराजित कर देता। तो फिर 39-40 में उसको चौसा और बिलग्राम का युद्ध नहीं आता। बात समझ में आई? अब देखिए, इसके बाद बहादुर शाह से संघर्ष हुआ, तो इसके बीच वाला बात बता दिया। एक और बात है, तब लास्ट में एक सेंटेंस लिखेंगे, उसके बाद अंत हो जाएगा इसका, कि उसके बाद ध्यान दिया इस पर, किस पर? शेर खान पर। दौड़ा दौड़ा वहां से आया कि अब शेर खान को पराजित। तो शेर खान तो खुद और अपने बीवियों, अपने दौलतों के साथ रोहतासगढ़ में पैक हो गए। रोहतासगढ़ को चाह करके भी जो है वो हुमायूं नहीं जीत सकता था। फिर एक गलती कर कि जो बंगाल लूट चुका था, जहां कुछ नहीं था, वहां वो चला गया अभियान करने के लिए। तो जो उसकी राजधानी थी वो तो लूटी पिटी हुई थी। इसको बड़ा अफसोस हुआ, उसका पुनर्निर्माण करवाने लगा। जो गुजरात से पैसा लेकर के आया था वो वहां लगा दिया बेवकूफ, और उसका नाम जन्नताबाद रखा। 6 महीना वहां बेकार कर दिया निर्माण कार्य। फिर एक गलती की। अब देखिए,
वो लौटा तो शेर खां अब शेर शाह बनने ही वाला था। शेर शाह बनने वाला। यहाँ पर बड़ा मार्वेलस सीन है। वो दोनों हम एक ही जगह पर लिख दे रहे, जगह कम है। छठा में ही चौसा एवं बिलग्राम का युद्ध, चौसा और बिलग्राम का युद्ध। मटेरियल्स में पूरी बात लिखी हुई है, आप घबराइएगा नहीं। और अगर कुछ होगा तो बुक समझेंगे, पढ़ लीजिएगा उससे, अगर इससे इंटरेस्टेड रहता है। ऐतिहासिक घटना को जानना चाहिए कि कहाँ क्या हो, इससे आपके पास भी चतुरता आएगी कि हम वो गलती ना करें, या इसके तरह बिल्ली बन करके चूहे का शिकार कर लें, है ना। तो अब देखिए, जब लौट रहा था कौन, हुमायूं, तो ये जो है चुनार के किले पर जो है चौसा के नज़दीक, चौसा जानते होंगे, बक्सर के पास एक जगह है। तो अपने आप को पहले ऊंचाई पर स्थापित कर लिया कौन, शेर खां। और जब हुमायूं आया तो चौसा ने उसका रास्ता रोक लिया। ये जो महीना था वो मई का था। अगर इस समय युद्ध कर देता हुमायूं तो शेर खां निश्चित रूप से हारता। क्यों हारता? कि हुमायूं के पास तोप था और शेर खां के पास तोप नहीं था। ऊंचाई पर था वो, अगर नीचे से तोप चलाता तो पूरा शेर खां की फौज मर जाती, पहाड़ में घुस हो जाता। और शेर खां या शेर शाह जो बाद में बना, उसने चतुराई की इसमें कि वो अपने तरफ से युद्ध नहीं शुरू किया। उसका उद्देश्य था कि बरसात होने दो, तब जो है वो हम युद्ध करेंगे और उस समय इसको आराम से हरा देंगे। उसकी इस कूटनीतिकता को हुमायूं अफीम के चक्कर में अब घेर लिया है ना, लाओ अफीम खाओ, उधर से आएगा तो हम तो इसको भून ही देंगे, इतना सा तोप है मेरे पास। और ये भूल गया कि बरसात आने वाला है। बरसात में तोप के नाल में पानी घुस जाएगा तो कहाँ से हो, और नीचे पूरा कीचड़ हो जाएगा। और यही हुआ, जैसे ही बरसात हुआ इसकी सारी तोपें बेकार हो गई और तोप मूवमेंट नहीं कर पाई, घोड़ा चल नहीं पाया, और पहाड़ी का जो ढलान होता है उसमें कीचड़ जमता नहीं है, तो बड़े आसानी से उतर करके जो है वो युद्ध में इसको पराजित कर देता है। ऐसा पराजित करता है कि ये डूबने लगता है गंगा नदी में। तो एक निजामुद्दीन भिश्ती का नाम आता है, तो वो इसको बचा करके गंगा नदी क्रॉस कराता है। यहाँ पर आपको जो टीचर है ना, वो इस टॉपिक को पढ़ा रहे थे, देख लीजिएगा। तो निजामुद्दीन की जगह पर दूसरा नाम बोल देते हैं, समझ गए? ये बिल्कुल गलत है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि किसने बचाया, तो उसका नाम निजामुद्दीन भिश्ती है। भिश्ती समझते हैं? भिश्ती उसको बोलते हैं जो फौज में सबसे निम्नतम कर्मचारी होता है, उसका काम होता है सेना को पानी पिलाना। वो अपने पीछे मश्क रखता है, चमड़े का बना हुआ एक थैला, और उसमें पानी भरे रहेगा, 20 लीटर पानी रहेगा, और घूमता रहेगा युद्ध के मैदान में। जिस सैनिक को पानी की जरूरत होगा उसको ऐसे गिराएगा, चुल्लू से पिएगा। तो 25 सैनिकों पर एक भिश्ती होता। तो ही निजामुद्दीन भिश्ती था, उसने बचाया। तो उसने प्रॉमिस किया कि तुम क्या मांगते हो बोलो। तो भिश्ती ने कहा था कि हमको भी राजा बनना है। जब हुमायूं राजा बना था तो उसको एक दिन का शासक बनाया था उस भिश्ती को, और उसी भिश्ती ने चमड़े का सिक्का जारी किया। तो चमड़े का सिक्का बहुमूल्य कैसे हो गया? तो उसमें कील जो है सोने की लगी हुई। तो ये सिक्का अगर आपको देखना है तो दिल्ली संग्रहालय में कभी जाइएगा तो वो सिक्का रखा हुआ आपको मिल जाएगा, बहुत टाइट सिक्योरिटी के पीछे, पूरे शीशे के। हाथ भी ऐसे नहीं रह सकते, ऐसे दे सकते, ठीक है। तो इसको पुनीता जी करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि हमने इत्तेफाक से देखा। मगर बोलिए स्टूडेंट का क्या करेगा ऐसा कुछ? नहीं, युद्ध के दौरान जो है ना वो गिर गया। कैसे गिरा ये पता नहीं, डूब रहा। बेकार की बात है ये, ऐतिहासिक बात आप क्यों सीखिएगा?
सुनिए, एक आपको बता दिए, जान बचाने के लिए कूद गया, कूद देना किसी को ढकेल देना, दोनों ढकेले हैं काहे के लिए? वो तो मार नहीं देता भाई। शेर खां थोड़ी इतना बेवकूफ गलती करता कि छोड़ देता। ये भी कॉमन सेंस लगाइए आप। इस ढंग से वो भागा। अब भागा तो देखिए दिल्ली पहुंचा। दिल्ली में कामरान मिला इससे, जिसका भाई था, अस्करी भी मिला, साथ देने का वादा भी किया, लेकिन एक शर्त लगा। करते कैसे लगा कि सब सेना का नेतृत्व करता हम हूं, तब चलेंगे शेर खां से। अभी तो एक नया पॉलिटिक्स थे। अगर सारे सेना का नेतृत्व देता कामरान को, और अगर युद्ध जीत जाता तो फिर राजा कौन बनता? कामरान। तो उधर तो उसका था ही, आगरा और दिल्ली का भी राजा हो जाता। तो मैं तो इतना बुद्धि था उसमें कि ना, सेना मेरे नेतृत्व में, उसके नेतृत्व में आपके रहेगी तो हम अपना सेना लेके जाते थे, उनकी जाओ। तो यहाँ पर हिम्मत नहीं हारी हुमायूं ने। फिर जो थोड़ा बहुत पैसा बचा हुआ तो उससे नया सेना संगठित किया और बिलग्राम के मैदान में आकर के फिर शेर खां से। लेकिन तब तक तो शेर खां काफी एक साल में शक्तिशाली हो गया। बिलग्राम के युद्ध में उसे पराजित कर दिया, और पराजित करने के बाद शेर खां हुमायूं फिर जाता है अपने भाई के पास। ठीक है कि काबुल जीत लेंगे, कंधार जीत लेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी जो है उसका भाई साथ नहीं देता है, और अंत में मजबूरी वश जो है वो ईरान के शासक शाह तहमास से राजनीतिक शरण लेता है। शाह तहमास उसको इस शर्त पर राजनीतिक शरण देता है कि तुम शिया मत स्वीकार करो और भारत में शिया मत का प्रचार करो। जो शर्त बाबर के साथ शाह इस्माइल ने रखी थी वही शर्त, इसीलिए हुमायूं की पत्नी जो थी वो शिया, अकबर की माँ जो थी वो शिया थी। बात समझ में आई? अकबर का पिता सुन्नी थे, लेकिन अकबर की माँ शिया। वहीं से वो बहुत बड़े दार्शनिक की पुत्री थी, मामूली की बेटी नहीं। फिर लास्ट में इसको समाचार मिला वहीं ईरान में कि अब सूर साम्राज्य जो है वो पतनशील हो गया, आपस में लड़ने लगा हुआ। इस्लाम शाह के मरने के बाद बहुत सारे 2-3 भागों में सूर साम्राज्य बट गया। तब जो है वो आता है और मच्छीवाड़ा के युद्ध में प्रधान सेनापति को पराजित करता है। फिर सरहिंद के युद्ध में सिकंदर सूर को पराजित करता है हुमायूं, और फिर द्वितीय मुगल साम्राज्य की पुनर्स्थापना करता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि 6 महीने के बाद अपने द्वारा, चूँकि शिक्षा से उसको बहुत लगाव था, एक लाइब्रेरी बनाया था दिल्ली में, आज भी आपको देखने को मिलेगा, हुमायूं की पुस्तकालय के नाम से। उसमें सीढ़ी बनी थी, उसी सीढ़ी से पढ़ कर जो उतर रहा था तो जनवरी 1556 ईस्वी को लुढ़क करके मर गया। और इस तरीके से रेलपुल का कथन सत्य साबित होता है कि वो जीवन भर लुढ़कता रहा और अंत में लुढ़क कर उसकी। तो ये था हुमायूं। अगले क्लास में मित्रों हम लोग शेरशाह पढ़ेंगे। थैंक यू।